नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी डॉट इन में। साथियों, सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। साथियों, आज जो है 5 सितंबर है और 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। साथ ही आज 5 सितंबर है तो हमारा YouTube चैनल 1 साल कंप्लीट कर चुका है, यानी कि इस YouTube चैनल को 1 साल हो चुका है। तो इसी उपलक्ष्य में आपके लिए ज्ञानी जी डॉट इन एक बिग ऑफर लेकर आया। ऑफर उन बच्चों के लिए है जो 12th कॉमर्स के स्टूडेंट है। तो चलिए ऑफर पे एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। जैसे कि ऑफर इस टाइप का है कि यहाँ पर हम आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि 22-23 के जो आपके बोर्ड पेपर है उनके लिए अवेलेबल है। और ये जो है अकाउंटिंग की टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड पेपर मिलेंगे जो कि सीबीएसई और एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड है। ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपके होते हैं जिसमें आप वन वर्ड चूज द करेक्ट वर्ड, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, तो ये जो जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। अब ये कितने रुपए में मिल रहे हैं, तो अभी ये ऑफर चल रहा है आपको। तो ऑफर में आप अगर अभी कुछ टाइम के लिए ये ऑफर है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं है। तो अगर आप ऑफर में परचेस करते हो तो ये मात्र 50 रुपए में आपको अवेलेबल हो जाएगी। प्लस इसमें 18% जीएसटी रहेगा और ये अभी आपको 75% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। जिसके लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना रहेगा, जीनियस 75। क्या रहेगा? जीनियस 75। आप इसको पॉज करके एक बार कूपन कोड लिख लीजिएगा। ये ऑफर कहाँ मिलेगा, तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.gyaniji.in, यहाँ आप लॉगिन कीजिएगा और लॉगिन करने के बाद आपको जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी वो आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई ऑफर की। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 12th अकाउंटेंसी का पहला जो चैप्टर है हमारा, वैसे तो एनपीओ हमारा पहला चैप्टर है पर वो अभी क्या है, सिलेबस में हटा दिया गया है। तो अभी फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। इसमें हम आज के टॉपिक जो है वो पार्टनरशिप किसे कहते हैं, यानी कि साझेदारी क्या है, परिभाषा उसकी क्या होती है और साझेदारी की विशेषता क्या है। तो आज इन तीनों टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं, या हम बात करें यहीं से हम हमारे चैप्टर्स की जो सीरीज है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं साझेदारी क्या है। तो देखिए, साझेदारी मतलब जब क्या होता है, कुछ लोग मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं। अब इस चीज को समझने से पहले हम थोड़ा सा अपने पास्ट में चल के देखते हैं। यानी कि 11th में आपने एक बिजनेस स्टडी में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने बिजनेस के टाइप्स पढ़े थे। उसमें एक आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एकाकी व्यापार। तो ये साझेदारी की शुरुआत कहाँ से हुई है या साझेदारी का जन्म कहाँ से हुआ है, हम सबसे पहले वो समझना होगा। तब जाके हमें पार्टनरशिप का असली मीनिंग समझ में आएगा कि वास्तव में साझेदारी किसे कहते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सोल प्रोप्राइटर ले लिया है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स क्या करते हैं, तो बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं। क्या करते हैं? सोल प्रोप्राइटर, यानी कि एकाकी व्यापार करते हैं। अब इसको एकाकी व्यापार हम क्यों करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि इन्होंने बिजनेस में क्या लगाई है, कैपिटल। एक अकेला व्यक्ति जब कैपिटल लगाता है, वो अपने क्या करता है, उसको ऑपरेट करता है। ठीक है, उसका पूरा ऑपरेट कौन कर रहा है, वो एक सोल प्रोप्राइटर कर रहा है। उसके बाद हम बात करें पूरी कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, तो सोल प्रोप्राइटर कर रहा है, यानी कि एक अकेला व्यक्ति कर रहा है। इसलिए हम इस बिजनेस को क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखिए, अब ये जो मिस्टर एक्स है ये अपने बिजनेस को कितने बढ़ा सकते हैं या कितना अच्छे से चला सकते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है ना। लेकिन अब देखो, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे ही एकाकी व्यापार जो है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसके भी दो पहलू है, यानी कि कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें हैं। अब उन पे भी अगर नजर डालें तो एकाकी व्यापार के लाभ हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब जैसे कि मिस्टर एक्स अपना बिजनेस क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से उसको स्टार्ट कर सकते हैं और जब उनका मन होगा तब उसका अंत भी कर सकते हैं। यानी कि इसमें कानूनी कार्रवाई इतनी हमें नहीं करनी होती है जितनी पार्टनरशिप और कंपनी में करनी होती है। तो इसलिए ये इसका एक बेनिफिट होता है। इसलिए आप देखते होंगे तो इंडिया में अधिकतर बिजनेस जो होते हैं वो छोटे होते हैं, यानी कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। इंडिया में पार्टनरशिप और कंपनी काफी कम है इन सोल प्रोप्राइटर की तुलना में। क्यों है? क्योंकि इसको आसानी से शुरू किया जा सकता है और आसानी से इसको खत्म भी किया जा सकता है। सेकंड प्रॉफिट हमें या सेकंड बेनिफिट हमें क्या मिलता है, तो अधिक लाभ के लिए प्रेरणा। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला व्यक्ति होता है और वो एक अकेला व्यक्ति क्या करता है, तो प्रॉफिट गेन करता है। मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ उस पे किसका अधिकार होता है, उस अकेले का ही रहेगा। तो उसे क्या होता है, वो मोटिवेशन होता है प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए, क्योंकि वो सारा का सारा प्रॉफिट खुद ले रहा है। तो यहाँ पर एक बेनिफिट ये निकल के आता है कि अधिक लाभ के लिए उसे प्रेरणा कहाँ से मिलती है, इस बिजनेस से मिल सकती है, क्योंकि सारा जितना भी वो कमाएगा वो किसका रहेगा, उस अकेले का रहेगा। सेकेंड हम बात करें तो शीघ्र निर्णय और उचित कार्रवाई। देखिए, हमें पता है सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है,
एक अकेला व्यक्ति ही होता है। तो एक अकेला व्यक्ति डिसीजन लेने में किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि वो शीघ्र तरीके से क्या रहेगा, अपने निर्णय ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। और जब टाइम से डिसीजन लिए जाते हैं तो उसमें उचित कार्रवाई होती है, यानी कि सही समय पर सही डिसीजन लेने पर उसके बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं। तो ये भी किसका, एक एकाकी व्यापार का हमारे लिए बेनिफिट है, या हम बात करें लाभ है। अगला आता है गोपनीयता बनी रहना। देखिए गोपनीयता को अगर हम बात करें तो गोपनीयता मतलब कुछ बातें राज रखनी पड़ती है ना, जैसे कि हमारा बिजनेस में कितना हमारी लाइबिलिटीज है, कितनी असेट्स है, ये कुछ बातें हैं जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है, वो हमें क्या करना पड़ती है, गोपनीय रखना पड़ती है, ताकि हम अंदर ही अंदर क्या काम करें इस बारे में किसी को पता ना हो। तो जब एकाकी व्यापार होता है या सोल प्रोप्राइटरशिप होती है तो वहां पर सारे बुक्स से लेकर के अदर जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या रहती है, उस अकेले व्यक्ति को ही पता रहती है। तो इस बिजनेस में क्या फायदा रहता है, गोपनीयता बनी रहती है। उसके बाद बात करें उत्तम नियंत्रण। देखो एक अकेला व्यक्ति अगर पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है तो सारे डिसीजन उसी के हो रहे हैं, इसलिए उसकी कंट्रोलिंग बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के अगर किसी बिजनेस को कंट्रोल करेंगे तो हो सकता है उनमें आपस में समन्वय ना हो, यानी कि तालमेल ना बैठे, और उसकी वजह से कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन एक अकेला व्यक्ति जब कंट्रोलिंग करता है तो उस अकेले का तालमेल आसानी से बैठ सकता है, इसलिए उसको क्या माना गया है, उसको बिजनेस का एक उत्तम निर्णय नियंत्रण माना गया है। तो ये तो बात हुई एक सोल प्रोप्राइटरशिप की प्रॉफिट्स के। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। ऐसे यहाँ पर हर बिजनेस के कुछ प्रॉफिट्स है तो कुछ लॉसेस भी है। तो एकाकी व्यापार में भी क्या होता है, कुछ दोष सामने आते हैं, कुछ सीमाएं सामने आती है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं एकाकी व्यापार की कुछ सीमाएं यहाँ पर हमने ली आपको समझाने के लिए। पहला आता है सीमित प्रबंध योग्यता। देखिए हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक समझ होती है, बुद्धि होती है, ठीक है, कुछ योग्यता होती है या विशिष्ट ज्ञान होता है। तो जैसे कि मिस्टर एक्स की बात हमारी यहाँ चल रही है, तो मिस्टर एक्स की योग्यता भी क्या होगी, सीमित ही होगी, कुछ लिमिटेड होगी। तो ऐसी कंडीशन में ये उसकी क्या हो गई, एक प्रॉब्लम हो गई, या हम बात करें लिमिटेशन हो गई है। उसके बाद बात करें अनुपस्थिति पर क्षति। देखो कभी कभी क्या होता है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप के सामने ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो एक अकेला व्यक्ति बिजनेस को हैंडल कर रहा है या उसमें कैपिटल लगा रहा है, उसका मैनेजमेंट कर रहा है, उसके सामने ये प्रॉब्लम आती है, जिस दिन वो एब्सेंट रहता है उस दिन का उसको नुकसान हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में वो जब अनुपस्थित रहता है तो उसे क्षति होने के चांसेस बने रहते हैं, और ये भी क्या इसकी एक लिमिटेशन है। अगला बात करें तो सीमित पूंजी, यानी कि जो कैपिटल लगाता है वो एक अकेला व्यक्ति कैपिटल लगा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसके पास जितना पैसा होगा उतना ही लगा पाएगा, और जब वो ज्यादा पैसा नहीं लगा पाता है तो इसकी वजह से वो अपने बिजनेस को ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता है। तो ये भी एक लिमिटेशन के तरीके से देखें तो सीमित पूंजी भी क्या है, एकाकी व्यापार यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप की एक कमी हमारे सामने आती है। उसके बाद बात करें अस्थायी अस्तित्व। अस्थायी अस्तित्व की बात करें तो जो बिजनेस होता है ना सोल प्रोप्राइटरशिप, वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता है, वो कुछ समय तक ही चलता है और फिर समाप्त हो जाता है, जब जैसे जैसे प्रॉफिट नहीं होता है या लॉस होने लगता है। तो एक अकेला व्यक्ति अपना वो लॉस जो है ज्यादा टाइम तक नहीं उठा पाता है, तो वो कुल मिला के उस बिजनेस को क्या कर देता है, बंद भी कर सकता है। तो यहाँ पर चांसेस ये भी हो सकते हैं कि उसका अस्तित्व क्या होता है, लॉन्ग टाइम नहीं होता है, शॉर्ट टाइम होता है। इसलिए यहाँ पर इसको क्या कहा गया है कि इसकी लिमिटेशन बताई गई है कि इसका अस्तित्व क्या होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है। उसके बाद बात करें असीमित उत्तरदायी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें जो सोल प्रोप्राइटर होता है, यानी कि जैसे कि मिस्टर एक्स एक एकाकी व्यापारी है, इनका अस्तित्व असीमित होता है। असीमित मतलब अगर बिजनेस में किसी टाइप्स का लॉस हो गया, ठीक है, और वो लॉस अपनी कैपिटल से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो मिस्टर एक्स को अपने पर्सनल असेट्स को क्या करना पड़ेगा, सोल्ड करके उस लॉस की भरपाई करना होगी। तो ये जो था ये असीमित उत्तरदायित्व की कैटेगरी में आता है, इसलिए ये भी क्या एक टाइप की सीमा है या लिमिटेशन है। तो ये तो बात हो गई हमारी एकाकी व्यापार की सीमाएं और लाभ के बारे में। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इन सीमाओं से कैसे दूर किया जा सकता है, या हम बात करें साझेदारी का जन्म कैसे हुआ। तो देखिए अब जो मिस्टर एक्स हैं इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यानी कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, उनके पास प्रबंध योग्यता लिमिटेड है, तो उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास विशिष्ट ज्ञान हो, लेकिन वो उसको पैसा नहीं देना चाहता, यानी कि एक ऐसा मैनेजर नियुक्त नहीं करना चाहते हो कि वो उनको सैलरी देना पड़े। उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको सैलरी नहीं देना पड़े। उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपनी अपसेंट पे वो व्यक्ति वहां पर उस बिजनेस का क्या कर सके, संचालन कर सके या उस बिजनेस को ऑपरेट कर सके, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए उसको सैलरी देने की जरूरत ना पड़े। सीमित पूंजी की बात करें तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उन्हें एक ऐसा
व्यक्ति चाहिए जो उन्हें पैसा दे टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है वो बैंक से लोन लेकर के अपने बिजनेस को ग्रो करवा सके, क्योंकि अगर बैंक से लोन लिया जाएगा तो वहां पर उस लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है कि वो क्या कर सके, वो अपने बिजनेस से के लिए पैसा इकट्ठा करवा सके या पूंजी एकत्रित कर सके। अस्थायी अस्तित्व की बात करें तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के काम करेंगे तो वहां पर रिस्क बहुत हाई होता है और उस रिस्क को उठाने के लिए दोनों तत्पर रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बिजनेस के बंद होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए अस्थायी अस्तित्व के लिए उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनके साथ कदम से कदम मिला करके चले। उसके बाद बात करें असीमित उत्तरदायित्व, जैसे कि हम बात करें इनका, हमने देखा है कि अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में लॉस हो जाता है तो उस लॉस से बचने के लिए वो अपनी निजी संपत्ति को बेच सकते हैं। तो अगर इनके साथ कुछ एक और व्यक्ति मिल जाएगा तो यहाँ पर वो लॉस बढ़ जाता है आपस में, तो उस वजह से इनके ऊपर सारा भार नहीं आ पाता है। तो इससे भी इनको बचा जा सकता है, लेकिन कब, जब इनको एक और व्यक्ति चाहिए। तो यहाँ पर ये किसकी तलाश में है, एक और व्यक्ति की। तो जब ये दोनों मिलकर के, यानी कि मिस्टर एक्स अपने मित्र मिस्टर वाई से मिलते हैं और अपनी दास्तां पूरी सुनाते हैं और मिस्टर वाई उनसे अपने साथ बिजनेस करने के लिए एग्री हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों के बीच जो बिजनेस होगा उस बिजनेस को हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ये तो हमने छोटी सी एक कहानी थोड़ी सी सुनी है और उससे ये देखा है कि साझेदारी का जन्म क्यों हुआ। तो क्यों हुआ, यहाँ पर कुछ सीमाएं थी साझेदार एकाकी व्यापार की, तो उसकी वजह से हमें किस बिजनेस की जरूरत पड़ी, पार्टनरशिप बिजनेस की। चलिए अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। जैसे कि परिभाषा आपको यहाँ दिख रही है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार यहाँ पर डेफिनेशन ली गई है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने का ठहराव किया है जो उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल इजी डेफिनेशन है, आप आसानी से याद कर सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ इस डेफिनेशन में बहुत ही अच्छी चीज निकल के आ रही है, क्या, तो साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच, एक व्यक्ति नहीं बहुत सारे व्यक्तियों के बीच एक ठहराव है या एक संबंध, एक रिलेशन है जिन्होंने एक ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने। देखो हमें पता है बिजनेस क्यों किया जाता है, बिजनेस हमेशा प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है। बिजनेस का पहला पर्पस जो होता है वो यही होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। तो यहाँ पर एक ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए ठहराव, देखो यहाँ एक अच्छी चीज आई है ठहराव, जिसको हम संलेख भी कहते हैं, यानी कि पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं इसे हम इंग्लिश में, पार्टनरशिप डीड। तो जो पार्टनरशिप डीड होती है वो उन सभी व्यक्तियों के बीच होना चाहिए, तो जो उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा उसका संचालन किया जाए। तो साझेदारी किसे कहते हैं, तो साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक ऐसा ठहराव है, एक ऐसे व्यवसाय को शुरू करने का ठहराव या उसके लाभों को बांटने का ठहराव है जो उनके या उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी साझेदारी की। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, क्योंकि साझेदारी में कुछ कुछ खास बातें होगी। वो खास बातें क्या क्या है, पहला आता है ठहराव का होना। इसमें एक ठहराव होता है, यानी कि इसमें एक संलेख होता है जिसको हम संलेख, प्रलेख, विलेख, ठीक है, अनुबंध कह सकते हैं। अनुबंध क्या होता है उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने से पहले वो आपस में एक बातचीत कर लेते हैं कि हम उसका संचालन कैसे करेंगे, कौन कितनी कैपिटल लेकर आएगा, उसका प्रॉफिट जो आएगा वो आपस में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो खास बातें होती हैं ये एक अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट में लिख दी जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड भी कह सकते हैं या उसको संलेख कहते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है या एक खास बात ये आती है कि साझेदारी में क्या होता है, ठहराव होता है। अगर मैं एकाकी व्यापार यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं तो वहां कोई ठहराव नहीं होता है, क्योंकि वहां पर एक अकेला व्यक्ति उस बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, सारे डिसीजन वो खुद ले रहा है। लेकिन यहाँ डिसीजन सब एक अकेला व्यक्ति नहीं लेता है, यहाँ जितने पार्टनर से सब मिलकर के उस डिसीजन को लेते हैं। तो उनके बीच क्या होना जरूरी है, ठहराव का होना जरूरी है। सेकेंड है हमारे पास साझेदारों की संख्या। तो सेकेंड इसकी विशेषता क्या होगी कि इसमें साझेदारों की संख्या कितनी होती है। जैसे कि हमें क्लियर हो गया है कि एक अकेला व्यक्ति तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता है, यानी कि कम से कम उसे दो व्यक्तियों की तो जरूरत होती है। तो कम से कम कितने, दो व्यक्ति। लेकिन अधिकतम कितने होते हैं, तो अभी कंपनी अधिनियम 2013-14 जो अभी
अधिनियम बनाया गया है उसमें साझेदारों की अधिकतम संख्या जो है वो 50 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 50 कर दी गई है। तो कम से कम 2 और अधिकतम 50 सदस्य मिलकर के क्या कर सकते हैं? साझेदारी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें थर्ड वाला सदस्यता की पात्रता, यानी कि सदस्य कौन बन सकता है? तो केवल व्यक्ति ही सदस्य बन सकता है। जैसे हम बात करें कि जो व्यक्ति है वही सदस्य बनेगा, यानी कि कोई संघ या कोई समाज या कोई फर्म ये क्या नहीं बन सकती, ये पार्टनर नहीं बन सकती है। कोई व्यक्ति ही मिलकर के क्या कर सकता है? पार्टनरशिप बिजनेस को शुरू कर सकता है। उसके बाद बात करें, अगली विशेषता हमारे सामने आती है प्रत्येक साझेदार का एजेंट व प्रधान होना। ठीक है, ये पॉइंट बहुत खास है। खास क्यों है? वैसे तो खास सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस में पैसा किसने लगाया? साझेदार ने लगाया। तो बिजनेस में वो कैपिटल लगा रहा है, इसलिए वो क्या है? उसका प्रधान है, प्रिंसिपल है। लेकिन उस बिजनेस में वो काम भी तो उसे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर वो उसका क्या होता है? एजेंट भी माना जाता है। अगली विशेषता है लाभों का बंटवारा। तो साझेदारी में क्या होता है? लाभ बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। वो प्रॉफिट कैसे बटेंगे? तो वो फैसला कहां पर होगा? ठहराव में, यानी कि साझेदारी संलेख में। तो यहाँ जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक व्यक्ति होता है और जितना प्रॉफिट होता है सारा वो का वही ले लेता है। तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप में तो क्या होता है? लाभों का बंटवारा होता है। उसके बाद बात करें अगली विशेषता, तो साझेदारी का पंजीयन। साझेदारी का क्या होता है? पंजीयन होता है। हमने अभी देखा है कि एकाकी व्यापार जो होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है, वहां पर पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका प्रारंभ भी आसानी से होता है और उसका अंत भी आसानी से होता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अधीन उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, साझेदारी का पंजीयन करना पड़ता है। तो ये साथियों, ये थे आज की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हमने साझेदारी किसे कहते हैं, या साझेदारी का जन्म कैसे हुआ, साझेदारी की परिभाषा क्या हो सकती है और साझेदारी की विशेषता क्या क्या है। तो आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।